बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर फवाद ताहिर कैकाउस। वेलकम टू स्पाई ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम आज अपना लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर 20 में हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस का आगाज़ किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने तकरीबन आधे शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन का सेशन हम आज स्टार्ट करते हैं। तो आइए अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बेटा, हम लोगों ने आज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2.13 यानी कि 13th शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है। कहते हैं कि हाउ वुड द टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड हैव टू बी ओरिएंटेड। कहता है दो वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है। याद रखिएगा, दो वेक्टर्स हैं और उनकी मैग्नीट्यूड सेम है। फ़र्ज़ कर लीजिए एक वेक्टर हमारे पास F1 है और दूसरा वेक्टर हमारे पास F2 है। इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। कहता है इनको किस तरह से हम ओरिएंटेड करें। इफ़ दे वर टू बी कंबाइंड टू गिव अ रिजल्टेंट। कहता है उनको कंबाइन करने से जो रिजल्टेंट आता है इक्वल टू अ वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, वो रिजल्टेंट जो आता है उसकी मैग्नीट्यूड भी वही होगी जो उन दोनों की होगी। यानी कि कहना वो ये चाह रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो आपके पास आता है उसकी मैग्नीट्यूड वही होगी जो F1 की है और F2 की है। अब इसको पढ़ के आपको याद आया होगा कि हमने इसके नंबर ऑफ़ MCQs डिस्कस किए थे। तो आइए मैं आप लोगों को दोबारा से करवाता हूँ। फ़र्ज़ कर लीजिए कि हमारे पास दो वेक्टर्स F1 और F2 हैं और उनका रिजल्टेंट R है। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कोसाइंस। आपको याद होगा हमने ये पहले भी किया है। R इक्वल्स टू A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। अब चूँकि वो कह रहा है कि दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड इक्वल है रिजल्टेंट के, तो हम सभी को यहाँ पर R से रिप्लेस कर देते हैं। स्क्वायर लेके हम राइट साइड से रूट को ख़त्म कर देंगे, इसको सोल्व करेंगे तो R² से R² बेटा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस cos थीटा। सोल्व करते हुए हम थीटा कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास आंसर निकल आएगा 120 डिग्री। लिहाजा अगर आपके पास इस तरह की कंडीशन हो कि दो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के ऐड हो रहे हैं और वो आप लोगों को रिजल्टेंट भी उसी मैग्नीट्यूड का दे रहे हैं, तो लाजमी उनके दरमियान में एंगल 120 डिग्री का बनेगा। ये MCQ भी है, लिहाजा याद रखिएगा अगर वो ऐसा कहे तो फ़ौरन 120 डिग्री को लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू वेक्टर्स ऑफ कंबाइंड हैव द टू वेक्टर्स टू बी कंबाइंड हैव मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन एंड 35 न्यूटन। अब यहाँ पर कह रहा है दो वेक्टर्स हैं, एक है 60 न्यूटन का और एक है 35 न्यूटन का। इसको आप लोगों ने कंबाइन किया है। फिर वही बात, जब कंबाइन कहेगा तो आपने रिजल्टेंट निकालना है इन केस ऑफ एडिशन भी और इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन भी। तो आपने इनको ऐड भी करना है और इनको माइनस भी करना है ताकि आपके पास रेंज आ जाए। पिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम दोज गिवन बिलो। कहता है जो नीचे आपको तीन ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से करेक्ट आंसर चूज़ करें एंड टेल व्हाई इज़ इट द ओनली वन ऑफ द थ्री दैट इज़ करेक्ट। कहता है वही सही क्यों है, इसको जस्टिफाई भी करें। तो बेटा आइए हम इनको ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। ऐड करेंगे तो 60 प्लस 35 95 न्यूटन निकल आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे 60 माइनस 35 25 न्यूटन निकल आएगा। अब ये क्या हुआ, अब ये एडिशन करने से आपके पास ये मालूम हो गया कि मैक्सिमम रिजल्टेंट 95 आ सकता है, 95 से बड़ा नहीं हो सकता। सब्ट्रैक्ट करके आपको क्या पता लगा, मिनिमम रिजल्टेंट 25 आ सकता है, 25 से कम नहीं हो सकता। अब बताइए मुझे 100 क्या हमारे पास इस रेंज में फॉल करता है? 70 और 20 आपका क्या फॉल करता है? बिकॉज़ आपको मालूम हो गया है कि रिजल्टेंट ना तो 95 से बड़ा होना है ना ही 25 से छोटा होना है। लिहाजा 100 भी ऑप्शन नहीं होगी, 20 भी ऑप्शन नहीं होगी। द ओनली ऑप्शन इज़ सेकंड 70 न्यूटन। तो आपको मालूम हो गया कि 70 न्यूटन करेक्ट है। इसी को ही स्टेटमेंट को चेंज करके वो आपको डिफरेंट MCQ पूछ सकता है। वो आपसे कह सकता है कैन नॉट की बजाय कैन भी, ठीक है। तो कोई भी वो आपसे पूछ सकता है और इसकी प्रैक्टिस मैंने आप लोगों को रिव्यू में भी करवाई थी और टेस्ट में भी मैंने ये MCQ दिया था। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ एक MCQ भी है, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। आपको पहले भी मालूम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज द साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड पॉलीगॉन रिप्रेजेंट वेक्टर अरेंज्ड हेड टू टेल। कहता है हमारे पास ना एक पॉलीगॉन है, उसकी जो साइडें हैं ना वो
वेक्टर अरेंजमेंट को शो कर रही हैं। पॉलीगॉन बेटा वो जिसकी 6 साइड्स होती हैं, ये है पॉलीगॉन, ठीक है। अब इस पॉलीगॉन को मैंने जो साइडें बनाई हैं उसके कहने के मुताबिक मैंने क्लोज्ड वेक्टर अरेंजमेंट से शो किए हैं। तो कहता है आपका बताएं रिजल्टेंट क्या है। तो अगर आपको लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 जहन में हो या 3 जहन में हो तो वहाँ पर आपने ये पढ़ा है कि रिजल्टेंट हमारे पास 0 आता है अगर हमारे पास वेक्टर्स इस तरह से ऐड हों कि लास्ट का हेड फर्स्ट की टेल के साथ कंसाइड हो जाए, क्योंकि रिजल्टेंट तभी निकलेगा ना जो फर्स्ट की टेल और लास्ट का हेड होगा। जबकि यहाँ पर देखें लास्ट का हेड और फर्स्ट की टेल कंसाइड हो रहा है तो रिजल्टेंट तो निकल ही नहीं सकता। बस यही बात आपने यहाँ पर इसको बतानी है कि इस केस के अंदर कि हमारे इस केस के अंदर जो हेड ऑफ लास्ट वेक्टर है वो कंसाइड कर रहा है टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। एज अ रिजल्ट वी गेट अ 0 रिजल्टेंट बिकॉज इन ऑर्डर टू गेट रिजल्टेंट वी शुड कंसाइड द टेल ऑफ द फर्स्ट विद हेड ऑफ द लास्ट। लिहाजा आर जो कि ए बी सी डी ई एफ के सम के बराबर है वो क्या निकलेगा 0। तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन था जैसा आप लोगों ने पहले पढ़ा, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा। अब ये जो क्वेश्चन है ना 2.16 ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है स्टूडेंट्स के लिए। नॉर्मली देखा जाता है कि ये क्वेश्चन बच्चों को नहीं करवाया जाता क्योंकि ये थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग वाला है, बच्चों के लिए मुश्किल है और वैसे भी पेपर में इसको आज तक देखा भी नहीं गया, ये आता भी नहीं है, इसलिए शायद टीचर्स भी इसको छुड़वा देते हैं। लेकिन हमने इसको करना है क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट बड़े ज़्यादा क्लियर होते हैं। बेशक नहीं आता लेकिन इसकी वजह से हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर हो जाते हैं। तो आइए बेटा इस सवाल को देखते हैं। इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट हम इसको पहले देखते हैं डिटेल्ड। कहता है कि 2 शिप्स हैं जी एक्स और वाई, एक शिप एक्स है और एक शिप वाई है, वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं सेम स्पीड से। कहता है द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ एक्स इज़ ड्यू नॉर्थ। कहता है जो शिप एक्स है ना वो असल में नॉर्थ की तरफ जा रही है और एक आदमी ऑब्जर्वर शिप वाई में बैठा हुआ है, वो कहता है कि मेरे मुताबिक शिप एक्स नॉर्थ की तरफ नहीं जा रही, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है। तो बताएं वाई की एक्चुअल डायरेक्शन क्या होगी फ्रॉम द शोर, यानी कि साहिल समुंदर से वाई की डायरेक्शन क्या होगी। उसने आपको ऑप्शन दे दिए हैं ईस्ट वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। देखें जी हम मान के चलते हैं जी कि शिप नॉर्थ की तरफ जा रही है और ऑब्जर्वर वाई में जो बैठा है उसके मुताबिक वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है। तो इसको हम लोग देखते हैं कुछ डायग्रामेटिकली ताकि उसका सवाल क्लियर हो। कहता ये है जी कि एक्चुअल मोशन ऑफ एक्स है ना वो नॉर्थ की तरफ जा रही है, ठीक है बेटा। लेकिन जो वाई शिप में ऑब्जर्वर बैठा है उसके मुताबिक अपेरेंट डायरेक्शन नॉर्थ नहीं है, नॉर्थ ईस्ट है, ठीक हो गया। अब मेरा बेटा नॉर्थ ईस्ट ये हो गई जो कि अपेरेंटली इसको शो हो रही है। अब चूंकि बेटा हम लोग वेक्टर्स पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर वेक्टर्स का सहारा लेते हैं। बेटा जी ये तो मेरे पास हो गया एक्चुअल, एक्चुअल से मुराद कि ये हमारे पास उसका रिजल्टेंट है, ठीक है, और ये हमारे पास उसकी ऑब्जर्व्ड है। अगर मैं अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल चलूँ, हेड टू टेल रूल के मुताबिक वी हैव टू ज्वाइन द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद हेड ऑफ द लास्ट। तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक हमारे पास जो एक्चुअल मोशन ऑफ वाई बनेगी वो इस रेड कलर में शो होगी जो कि आप देख रहे हैं, और ये क्लियरली आप देख रहे हैं कि वेस्ट की जानिब है। अब ये हेड टू टेल रूल ने, वेक्टर एडिशन ने आप लोगों को इसको शो किया है। और यहाँ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और क्लियर होगा कि ये जो शिप की एक्चुअल मोशन है उसकी लाइन ऑफ मोशन ये है, दिस इज़ द लाइन ऑफ मोशन ऑफ शिप एक्स, और वो नॉर्थ ईस्ट तभी उसको दिखाई दे रहा है कि मोशन जो शिप वाई की है वो टूवर्ड्स द लाइन ऑफ मोशन ऑफ शिप एक्स है। इसका मतलब क्या हो गया कि शिप वाई ईस्ट की तरफ जा रही है, यानी कि वो लाइन ऑफ मोशन ऑफ शिप एक्स को अप्रोच कर रही है। तो अब यहाँ से इसको जहन में भी रख सकते हैं कि अगर एक शिप नॉर्थ की तरफ जा रही है और आपको वो नॉर्थ ईस्ट में दिखाई दे रही है तो फिर वेक्टर एडिशन के मुताबिक आप उसकी लाइन ऑफ मोशन को अप्रोच कर रहे हैं। लिहाजा वेक्टर एडिशन से आप क्लियरली कह सकते हैं कि शिप टूवर्ड्स
द वेस्ट मूव कर रही है, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं बेटा फिर बता दूं, ये थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग का है। हमने यहाँ पर हेड टू टेल रूल की हेल्प ली है। हेड टू टेल रूल को सिंपली अप्लाई कर दें बस। मैं सब कुछ सिनेरियो बहुत क्लियर कर देता हूँ, आप सिर्फ रिजल्टेंट वेक्टर को देखते हुए और अपेरेंट डायरेक्शन को देखते हुए हेड टू टेल रूल को अप्लाई कर दें। हेड टू टेल रूल के मुताबिक वेक्टर की डायरेक्शन जहाँ बनती है बस वो बता दीजिए। इस सारी कहानी को इस तरह से कह के आप ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, सो मेरा बेटा इसको 2-3 दफ़ा देखिए, मेरी बातों को बार बार सुनिए, देन आपको इंशाल्लाह ये ज़हन नशीं हो जाएगा। इसका दूसरा हिस्सा देखते हैं जी। कहता है एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो कि एक स्मॉल ऑब्जेक्ट पी पे लग रही है, एक स्मूथ प्लेन के ऊपर वो पड़ा है, एंगल थीटा बन रहा है। इस डायग्राम में आपको सब दिखाया हुआ है। कहता है जो मेन सवाल है वो क्या है, कहता है रिजल्टेंट फोर्स बताएं जो कि उस को एक्टिंग अप और अलोंग द सरफेस मूव करवाए। यानी कि वो कहना ये चाह रहा है कि ये इस ऑब्जेक्ट पी के ऊपर ये जो फोर्स लग रही है, फोर्स लगने की वजह से ये ऑब्जेक्ट एक्टिंग अप और अलोंग द सरफेस मूव करे। यानी कि एक बात तो तय हो गई कि फोर्स लगने से इसने ऊपर की तरफ जाना है सरफेस के साथ साथ। तो वो कहता है बताएं कौन सी फोर्स है इन सब में से। तो आइए इसको डिटेल्ड स्टडी करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है और इसका कॉन्सेप्ट भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, आपको देखिएगा इंशाल्लाह ज़हन में आ जाएगा। ये बेटा मेरे पास वो इंक्लाइन सरफेस एंगल थीटा बन रहा है, पॉइंट पी के ऊपर ये ऑब्जेक्ट है जिसका वेट कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड। फोर्स इसके ऊपर लग रही है। मैंने इसकी लाइन ऑफ एक्शन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन। अब बेटा आपको मालूम है कि एक ऑब्जेक्ट जब सरफेस पे बैठा होता है, एक ऑब्जेक्ट जब सरफेस पे पड़ा होता है तो उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगती है, परपेंडिकुलर फोर्स लगती है। तो बेटा मैंने यहाँ पर ये परपेंडिकुलर फोर्स आपको शो करवा दी। ठीक है, अब उसके बाद ज़रा गौर से देखिएगा। अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि डायग्राम की मदद से मुझे पता लगता है कि वेट और फोर्स को मुझे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। भाई अब आप कहेंगे आपको कैसे पता, आपने तो कहा था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तब डिवाइड करना है जब वो कोई एंगल थीटा बना रही हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए नहीं बनाना। जबकि आप यहाँ पे देखें सर, फोर्स तो हॉरिजॉन्टल लग रही है, वेट वर्टिकल लग रही है। आपने तो मना किया था, आपने तो कहा था तब बनाना है जब एंगल कोई बन रहा हो 0, 90, 180, 270 के अलावा। तो अब आप कैसे कह रहे हैं? तो बेटा ज़रा गौर से देखिए, डायग्राम को गौर से देखिए। हमारे पास यहाँ पर एक एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, अब ये मैंने एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा कैसे बना लिया, सवाल ये है। देखिए बेटा, ये एक लाइन मैंने कहा था ना, मैंने फोर्स को एक्सटेंड किया है, और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको एक लाइन यहाँ से ये इस तरह से इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। तो आपको मालूम है कि दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करे तो कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर होते हैं। तो लिहाजा ये एंगल भी फिर क्या होगा, थीटा बन जाएगा। क्लियर हो गया मेरा बेटा? अब ज़रा यहाँ पे देखें, सरफेस के साथ फोर्स कितना एंगल बना रही है, कितना 90 बना रही है, 0 बना रही है, कितना बना रही है, थीटा बना रही है। अब ये ना 90 है ना 0, इसलिए मुझे पता लग गया कि फोर्स को कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। ले जी, फोर्स को जब मैं कंपोनेंट्स में डिवाइड करता हूँ तो ये मेरे पास एक वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, ये मेरे पास इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया। अब आप फिर कंफ्यूज होंगे, सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये कैसे हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ये होना चाहिए। देखें बेटा, इस लाइन को ज़रा गौर से देखें, ये वाली लाइन को, ये वाली लाइन मेरे पास फोर्स F को शो कर रही है। ये तो ऑलरेडी फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है। तो एंगल के सामने वाला तो मेरे पास वर्टिकल हो गया, तो फिर सिर्फ यही कंपोनेंट बचा। तो इसी कंपोनेंट को ही तो मैं कहूँगा कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। सिर्फ आँखों का धोखा है, कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ने, ट्रैक से नहीं हटना, जो सिखाया वो ही करना है। ठीक है,
तो लिहाजा आपको इसके कंपोनेंट्स मालूम हो गए और यहाँ से आप क्लियरली देख रहे हैं कि एफ कोस थीटा अपवर्ड लग रहा है। डन। अब आइए बेटा मैं आपको एक बात समझा दूं कि एंगल बिटवीन टू लाइंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। जो एंगल दो लाइंस के दरमियान में होता है वही एंगल उनके नॉर्मल्स के दरमियान में होता है, उनके परपेंडिकुलर्स के दरमियान में होता है। देखें कैसे बेटा, ये जो एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा एक तो मेरे पास ये वाली लाइन में बना हुआ है और दूसरा मेरे पास ये वाली लाइन में बना हुआ है। क्लियर है? डन मेरा बेटा। ये लाइन और ये लाइन के दरमियान में एंगल बना हुआ है। इस लाइन के ऊपर नॉर्मल ये है और इस वाली लाइन के ऊपर नॉर्मल ये है। तो फिर इसके मुताबिक एंगल बिटवीन द लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, इसलिए मैं इसको भी क्या कह दूंगा कि ये थीटा है। आई मेरी बात समझ में बेटा? एंगल बिटवीन द लाइंस इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। तो अब आप सभी एग्री करेंगे कि यहाँ पर एंगल थीटा ही बन रहा है। ठीक है बेटा। तो फिर एंगल के सामने मेरे पास y कंपोनेंट होगा और रिमेनिंग जो बच गया वो x कंपोनेंट होगा, बिकॉज ये तो उसने वेट w दिया हुआ है। तो इस तरह से आपके पास डायग्राम को देखकर पता लग गया कि मुझे फोर्स और वेट को कंपोनेंट्स में डिवाइड करना ही करना है। तो अब ज़रा यहाँ देखिए, mg साइन थीटा जो है मेरे पास इस तरह लग रहा है। अब दो फोर्सेस हैं मेरे पास, एक f कोस थीटा जो कि अपवर्ड लग रही है और दूसरा mg साइन थीटा जो कि डाउनवर्ड लग रही है। अब उसने हमें सवाल में क्या कहा था कि बॉडी पे फोर्स लगनी ही है जिसकी वजह से वो अप और अलोंग द सरफेस जा रहा है। अब अगर ये अप जा रहा है तो फिर f कोस थीटा बड़ी होगी mg साइन थीटा से। तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या निकल आएगा फिर? f कोस थीटा माइनस mg साइन थीटा। और बेटा अगर वो सवाल को चेंज कर दे कि बॉडी मूव्स डाउन अलोंग द सरफेस, तो फिर ये क्या बन जाएगा? mg साइन थीटा माइनस f कोस थीटा। तो वो स्टेटमेंट को चेंज कर सकता है, इसलिए सवाल को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कितने ही आसानी से हमने ये सवाल को सॉल्व किया। इंटरेस्टिंग सवाल है, थिंकिंग वाला है, मुश्किल नहीं है, आसान है। कौन सा कॉन्सेप्ट मैंने नया इस्तेमाल किया? सब पुराना है, बस सिर्फ आपको सोचना पड़ेगा। इसको 2 से 3 दफ़ा सवाल को देखिए और फीडबैक लाजमी दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स a1 एंड a2 वर रिवर्स्ड, हाउ वुड दिस ऑल्टर a1 क्रॉस a2। कहता है हमारे पास a1 और a2 दो वेक्टर्स हैं, उसके कंपोनेंट्स हैं। अगर मैं उन तमाम के कंपोनेंट्स रिवर्स कर दूं यानी कि माइनस कर दूं तो a1 और क्रॉस a2 पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो a1 क्रॉस a2 पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो बेटा हम यहाँ पर पहले वेक्टर्स ले लेते हैं, a1xi, a1yj, a1zk और ऐसे ही सेकंड वेक्टर। जब क्रॉस लेते हैं तो क्रॉस का आपको मालूम है कि ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं, हमने क्रॉस प्रोडक्ट में ऑलरेडी ही पढ़ा हुआ है। पहली रो ijk की, दूसरी a1 की, तीसरी a2 की। अब उसका सवाल ये है कि मैं इनके कंपोनेंट्स को रिवर्स कर देता हूँ, यानी कि सब को मैं माइनस कर देता हूँ। a1 को भी माइनस कर दें, a2 को भी माइनस कर दें। अब अगर मैं इनका क्रॉस लेता हूँ तो मैं ऐसे लिखूँगा, आप देख रहे हैं रो नंबर 2 और रो नंबर 3 में, रो नंबर 2 और रो नंबर 3 में से हमारे पास माइनस कॉमन आ रहा है, तो मैंने वो कॉमन ले लिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और रिमेनिंग हमारे पास a1 क्रॉस a2 वापस आ गया। इसका मतलब है कि कंपोनेंट्स को जब हम रिवर्स कर दें तो क्रॉस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, फ़र्क तब पड़ता है जब इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज करें। हम पोजीशन को इंटरचेंज नहीं कर रहे वेक्टर्स की, हम कंपोनेंट्स को सिर्फ रिवर्स कर रहे हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि कहता है 3 कंडीशंस बताएं जो हमें कहे a1 क्रॉस a2 0 है। अब बेटा a1 क्रॉस a2 क्या है? a1 मैग्नीट्यूड, a2 मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू और साथ में n यूनिट वेक्टर। अब वो कहता है 3 कंडीशन बताएं कि इन दोनों का क्रॉस 0 आ जाए। तो बेटा फ़र्ज़ कर लीजिए कि पहली कंडीशन ये है कि दोनों वेक्टर्स में से कोई सा एक नल वेक्टर है। अगर कोई सा एक नल वेक्टर होगा तो सब कुछ 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, तो a1 क्रॉस a2 0 आ जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, मींस कि दोनों के दरमियान में एंगल 0 है, तो साइन 0 0 है, सब कुछ 0 हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन क्या है कि ये दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं,
एंटी पैरेलल में एंगल 180 बनेगा, साइन 180 ज़ीरो है तो सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा। लिहाजा हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो आने की तीन कंडीशंस क्या हुई कि या तो दोनों पैरेलल हों, या दोनों एंटी पैरेलल हों, या दोनों में से कोई सा एक नल वेक्टर हो। तो ये MCQ B है, इसको मेरा बेटा ध्यान से ज़हन में रखना है। नेक्स्ट है बेटा नंबर 19 क्वेश्चन, कहता है आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज दैट इट इज़ नॉट मूविंग नॉर रोटेटिंग। आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। बेटा अगर मैं समझ के चैप्टर को पढ़ता हूँ ना, तो मैं कहूँगा यार ये स्टेटमेंट ट्रू भी है और ये स्टेटमेंट फॉल्स भी है। अब देख कैसे, बॉडी अगर मूव नहीं कर रही इसका मतलब है वो रेस्ट पर है। बॉडी अगर रोटेट नहीं कर रही इसका मतलब है वो रोटेट नहीं कर रही, रेस्ट पर है। रेस्ट पे आने का मतलब क्या है, उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि ए ज़ीरो है, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट ट्रू है ना, ए ज़ीरो आ गया ना। लेकिन बेटा अगर बॉडी चल रही हो, घूम रही हो, तब भी तो वो इक्विलिब्रियम में हो सकती है। सोचें कैसे। मैंने जब कॉन्सेप्ट से पढ़ा था तो मुझे पता लगा था कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चले या रोटेट करे तो उसका लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन सिफर होता है। इसका मतलब है कि बॉडी रेस्ट पर हो तब इक्विलिब्रियम में होती है, समझ आती है, लेकिन वो मूव कर रही हो तब भी इक्विलिब्रियम में हो सकती है। लिहाजा ये स्टेटमेंट ट्रू भी है और स्टेटमेंट फॉल्स भी है। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि वो मूव करे तब भी तो इक्विलिब्रियम में होती है, जबकि सवाल में क्या कह रहा है कि इक्विलिब्रियम का मतलब है कि वो मूव नहीं कर रही। तो ट्रू भी है और फॉल्स भी है, तो दोनों ही ऑप्शंस आपने बतानी है। तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि इफ़ बॉडी हैज़ ज़ीरो लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन ड्यू टू कांस्टेंट वेलोसिटी देन इट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इट मींस कि मूव हो तो ये इक्विलिब्रियम में रह सकती है। लिहाजा बेटा हम सेकंड स्टेटमेंट में कहते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज व्हेन बॉडी इज नॉट मूविंग नॉट रोटेटिंग देन इट इज़ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेटमेंट हमारे पास सही भी है। तो दोनों ही ऑप्शंस मेरा बेटा आपने बतानी है। बिल्कुल ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, इफ़ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर्म अ क्लोज्ड पॉलीगॉन। यानी कि कोप्लेनर फोर्सेस मींस जो एक ही प्लेन में होती हैं। कहता है अगर वो क्लोज्ड पॉलीगॉन बनाएं तो बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम। तो डेफिनेटली अभी आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि क्लोज्ड पॉलीगॉन हो तो हमारे पास रिजल्टेंट सिफर होता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन बेटा मैं कहता हूँ ये स्टेटमेंट फॉल्स भी हो सकती है। कैसे बेटा, कोप्लेनर है ना, तो डिफरेंट पॉइंट्स पर यहाँ लग रही होंगी। अगर तो उनका वेक्टर सम ज़ीरो हुआ तो फिर रिजल्टेंट ज़ीरो है, लेकिन अगर वेक्टर सम ज़ीरो नहीं है तो बेटा वो रोटेट कर सकती हैं। ठीक है, तो फिर तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगी ना। बिल्कुल, तो लिहाजा ये जो सेकंड पार्ट है वो भी ट्रू हो सकता है और वो भी फॉल्स हो सकता है। तो मेरा बेटा इसको बड़े अच्छे तरीके से पढ़िएगा। दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू भी हैं, फॉल्स भी हैं, तो इन तमाम पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों ने मेंशन करनी है लाजमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अ पिक्चर इज सस्पेंडेड फ्रॉम वॉल बाय टू स्ट्रिंग्स। यानी कि वो कहता है जी कि हमारे पास एक ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के साथ यहाँ पर आपने एक पिक्चर हैंग कर दी, तो उसके बाद ये जो स्ट्रिंग है बेटा, ये स्ट्रिंग हमारे पास इस हालत में तो नहीं रहेगी, ये स्ट्रिंग हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगी। और वो कहता है कि इसके अंदर जो टेंशन मौजूद है स्ट्रिंग के अंदर, वो टेंशन आपने बतानी है कि कितनी है। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन बेटा हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी किया था और न्यूमेरिकल में भी किया था। तो मेरा बेटा ये इसका सलूशन मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, ये आप उसी लेक्चर से कॉपी कर सकते हैं। लिहाजा मैं बता देता हूँ कि सलूशन जो है इसका प्रॉब्लम नंबर 2.15 है, वही सलूशन जो 2.15 का है वही यहाँ पे लिख दीजिएगा, वही इसका आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, कैन अ बॉडी रोटेट अबाउट इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ वेट। बेटा एक बॉडी का वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लग रहा है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जब फोर्स लगेगी, वेट लगेगा, तो क्या वो रोटेट कर सकता है? बेटा नहीं कर सकता, बिकॉज उस सूरत में उसके पास मूवमेंट आर्म ज़ीरो होगा। बिकॉज मूवमेंट आर्म के अंदर हमारे पास फोर्स अगर पीवट पे लगता है तो सिफर होता है। तो लिहाजा हम कहेंगे नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज द वेट पासिस टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी पिवट, हैंस मोमेंट आर्म इज़ ज़ीरो। टॉर्क हमारे पास मोमेंट आर्म इंटू फोर्स होती है, मोमेंट आर्म ज़ीरो है तो टॉर्क ज़ीरो हो जाएगी। लिहाजा
हम इसको मैथमेटिकली बयान कर देंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सारे शॉर्ट क्वेश्चंस थे चैप्टर नंबर 2 के, जिसको आपने 1 बाय 1 डिटेल देखा लास्ट लेक्चर और ये लेक्चर को, दोनों को एक साथ लाजमी देखिए और बार बार देखिए। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने न्यूमेरिकल्स का आगाज़ करेंगे। बहुत से न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने पहले से कर लिए हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स जो रह गए हैं वो हम अटैम्प्ट करेंगे। तब तक अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।